हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्शन। तो आज हम इस वीडियो में डीबीएमएस के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सॉरी मांगना चाहती हूँ क्योंकि 2-3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल। तो आज से बच्चों हम अपनी वीडियो सीरीज दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मॉर्निंग में जो है आपको एमसीक्यूज की डीबीएमएस की सीरीज मिल जाएगी और इवनिंग तक जो बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम प्लीज मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करा दीजिए। तो मॉक टेस्ट की ऑलरेडी वीडियो हमने स्टार्ट की हुई है, टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज रात तक आपको बच्चों मॉक टेस्ट का भी एक और नेक्स्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। अभी हम डीबीएमएस के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा सा मुझे भी टाइम चाहिए उसको देखने के लिए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट की सीरीज आपको इवनिंग तक मिल जाएगी। अभी हम डिस्कस करते हैं जो आपके डीबीएमएस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है इनके बारे में। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन मैं करा रही हूँ काफी इंपॉर्टेंट और इससे आपका पूरा जो सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपको डीबीएमएस का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है हर एक टॉपिक से लिए गए क्वेश्चंस है। ठीक है, और जब मैं इनके आंसर्स आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें आपको बता देती हूँ कि जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज को बच्चों लास्ट तक देखना। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। जो लिस्ट 1 है इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन, सेकेंड है डेटा डिक्शनरी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और एक्सटर्नल स्कीमा। लिस्ट 2 में आपका एनफोर्स मैचेस ऑफ प्राइमरी की टू फॉरेन की, रिड्यूसेस द डेटा रिडंडेंसी इन अ डेटाबेस, डिफाइन व्यू ऑफ द डेटाबेस फॉर पर्टिकुलर यूजर और कंटेन्स मेटा डेटा डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर। बच्चों, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन का मेन पर्पज क्या होता है? इट एलिमिनेट्स द डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, ट्राई टू रिड्यूस द रिडंडेंसीज। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि नॉर्मलाइजेशन जो 100% रिडंडेंसीज को रिड्यूस कर देता है, बट इट कैन डिक्रीज और इट कैन रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द नॉर्मलाइजेशन। अब जो नेक्स्ट है आपका डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी क्या करता है? इट कंटेन्स द मेटा डेटा और डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा डिक्शनरी के अंदर हमारा मेटा डेटा होता है और एक वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में होता है। सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? हमारे पास दो टाइप की इंटीग्रिटीज होती हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है और हाँ। तो अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या करता है बच्चों? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमारे पास दो कीज है, एक प्राइमरी की है और एक फॉरेन की है। ठीक है, तो एक टेबल 1 है, दिस इज टेबल 1 और दिस इज टेबल 2। जो टेबल 1 के अंदर जो आपका पर्टिकुलर जो एट्रीब्यूट है, लाइक आपका एम्प्लॉय आईडी है, वो आपका प्राइमरी की है और सेम जो आपका एट्रीब्यूट है दूसरी टेबल 2 के अंदर वो एज अ फॉरेन की कंस्टेंट यूज किया गया है। ठीक है, तो सेम एट्रीब्यूट है, एक में आपका प्राइमरी की है, दूसरे में आपका एज अ फॉरेन की वो काम करेगा। तो जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वो क्या करती है? एनफोर्स द मैचेस ऑफ प्राइमरी की टू फॉरेन की। सो ऑप्शन सी का जो है 1 से मैच हो जाएगा। लास्ट है आपका एक्सटर्नल स्कीमा। स्कीमा क्या करते हैं? आपके पास हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्कीमाज होते हैं, इंटरनल स्कीमाज होते हैं और एक्सटर्नल स्कीमाज होते हैं। जो एक्सटर्नल स्कीमाज होते हैं बच्चों, वो हमारे एक्सटर्नल यूजर के लिए होते हैं कि उनको डेटाबेस किस तरीके से व्यू कराना है, वो कौन डिसाइड करता है? आपका एक्सटर्नल स्कीमा। और इंटरनल स्कीमा के अंदर क्या होता है कि आपके डेटाबेस में जो डेटा है किस तरीके से स्टोर है, वो आपका इंटरनल स्कीमा होता है। सो ऑप्शन डी का जो है आपका सी से मैच हो जाएगा। सो जो आपका ऑप्शन रहेगा ए से 2, बी का है आपका 4, सी का है आपका 1 और डी का है आपका 3। मैच कर लेते हैं आंसर्स को। अच्छा, आंसर्स तो ऑप्शन गिवन है ही नहीं, तो बच्चों जो ए से 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, ये आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेटा विच इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डेटाबेस आर कॉल्ड इंडेक्सेस, यूजर डेटा, एप्लीकेशन मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी। बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एग्जाम के लिए भी मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि क्वेश्चन को आप 2 बार एटलीस्ट पढ़ना, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि क्वेश्चन क्या कहता है। हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पेपर्स होते हैं, उनमें हम
4 to 5% जो मार्क्स हैं ऐसे ही हमारे लूज हो जाते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चंस को सीरियसली नहीं पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को बच्चों सीरियसली पढ़ना। क्वेश्चन क्या हमारा, डेटा विच इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड एक्सेसिबिलिटी। कौन बढ़ाता है आपकी डेटाबेस की एक्सेसिबिलिटी? देखो, जो आपका यूजर डेटा है, यूजर डेटा तो आपका डेटा स्टोर करेगा यूजर का। एप्लीकेशन मेटा डेटा है, मेटा डेटा में क्या होता है कि डेटा से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपका मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा कहाँ स्टोर होता है? डिक्शनरी के अंदर होते हैं, डेटा डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। और डेटा डिक्शनरी क्या होता है? डिफाइन करता है स्ट्रक्चर, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटा डेटा। तो जहां पर आप परफॉर्मेंस और एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पर आपके इंडेक्सेस हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इंडेक्सेस क्या होते हैं? इंडेक्सेस आपकी हेल्प करते हैं आप को डेटा की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल आप बुक की ही भी बात करते हैं तो हमारी बुक में जो इंडेक्स होते हैं लास्ट में, उन इंडेक्स से हमारी क्या हेल्प होती है? एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप इजीली इंडेक्स पर जाकर सर्च करते हैं, वहां से आपको एक पेज नंबर मिल जाता है और पर्टिकुलर उस पेज पर जाकर अपना डेटा जो है आपको आप अपना रीड कर लेते हैं। सेम चीज हमारी डेटाबेस के अंदर है। इससे रिलेटेड भी बच्चों मैंने वीडियोस बना रखी हैं, डेटाबेस की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के नाम से। उसमें डिफरेंट टाइप के इंडेक्सेस को भी मैंने डिस्कस किया गया है। तो जो इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्सेस ही हमारी डेटाबेस की परफॉर्मेंस को और एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। अगला है हमारे पास, ए रिलेशन आर इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी इज गिवन विद द फॉलोइंग सेट ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ये आपको गिवन है फंक्शनल डिपेंडेंसीज। आपको क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैंडिडेट की, कैंडिडेट की आपको फाइंड आउट करनी है। ए बी सी और ए बी डी। बच्चों जब आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी होती है तो जो आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं आप उनका क्लोजर निकालेंगे। अब आपके पास ए है, ए का क्लोजर निकालो। ए का क्लोजर क्या है? सिर्फ ए ही होगा, क्योंकि ए से डायरेक्ट कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये तो कैंडिडेट की हो ही नहीं सकती, क्लोज कर देते हैं इसको। नेक्स्ट हम ए बी का क्लोजर निकालते हैं। तो ए बी का क्लोजर निकालने के लिए पहले तो आप ए बी लिखेंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करो। ए से डायरेक्ट कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है हमारे पास, लेकिन बी से सी हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी जा रही है, तो ए बी सी हो जाएगा। अब सी से भी डायरेक्ट कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, तो ऑप्शन जो ए बी है वो भी आपका कैंडिडेट की नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच आइडेंटिफाई द ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन, ठीक है। आपके रिलेशन के अंदर ये एट्रीब्यूट्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन सबको आपको आइडेंटिफाई करना है कैंडिडेट की हेल्प से, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास ए बी सी। ए बी सी का क्लोजर निकालेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो आपका एज इट इज राइट हैंड साइड में आ जाता है, उसके बाद हम क्लोजर निकालते हैं। अब आपके पास ए से कोई डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, बी से थी हमारे पास, बी टू सी ऑलरेडी सी हमारे पास डेटा सेट के अंदर है। अब हमारे पास कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो नहीं है यहाँ पर, सो ए बी सी भी आपका कैंडिडेट की नहीं हो सकता। अब हमारे पास ऑप्शन ए की बचा है ए बी डी, इसका क्लोजर निकाल लेते हैं। एक तो ए बी डी आ गया। अब बी से एक फंक्शनल डिपेंडेंसी आ रही है आपके पास सी, वो भी आप इंक्लूड कर लो। अब आपके पास क्या आ गया? ए और डी आ गया। अब ए और डी से फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन आपको ए डी टू ई, तो आप यहाँ पे ई को इंक्लूड कर लो। उसके बाद आपके पास बी और ई आ गए हैं। बी और ई से एक फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल रही है जो कि आपकी एफ तक जाती है, ये भी हमारा काम बन गया। अब हमारे पास बी टू सी हम इंक्लूड ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारे पास ए और एफ सेट के अंदर और ए और एफ सेट से एक और फंक्शनल डिपेंडेंसी है, दैट इज गोज टू जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे बच्चों, ए बी सी डी ई एफ जी सभी के सभी जो आपके एट्रीब्यूट्स थे वो आप ट्रैक कर पा रहे हो, ट्रेवर्स कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ ए बी डी। सो ए बी डी योर कैंडिडेट की। तो इस तरीके से आप कैंडिडेट की इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको क्लोजर निकालना है और जिसका भी आप की का क्लोजर निकाल लेंगे, अगर वो ट्रेवर्स कर पा रहे हैं सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को जो आपके गिवन रिलेशन में गिवन है, तो वो आपका कैंडिडेट की होगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल इंश्योर बोथ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक। ऑप्शन आपके पास टू फेज लॉकिंग, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, बोथ ए एंड बी, ए ओनली, बी ओनली। बच्चों इससे पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ कि जो आपके पास जो टू फेज लॉकिंग है, टू फेज लॉकिंग को आप कभी ये नहीं कह सकते कि इट इज टोटली फ्रीडम फ्रॉम द डेडलॉक। सो ऑप्शन जो है आपका ए तो हो ही नहीं सकता,
ठीक है। और जो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल है एडवांस वर्जन है आपका टू फेज लॉकिंग का, जिसके अंदर हम ध्यान रखते हैं कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी तो है ही है इसके अंदर, उसके ये टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग इस चीज की भी गारंटी देता है कि डेडलॉक जो है आपके डेटाबेस के अंदर अकर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। अब देख लेते हैं हमारे पास आंसर क्या क्या गिवन है। बोथ ए एंड बी नहीं हो सकते क्योंकि लॉकिंग प्रोटोकॉल जो आपका टू फेज है ये फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक नहीं होता। ए ओनली कभी भी नहीं हो सकता, बी ओनली हो सकता है बच्चों। सो ऑप्शन सी जो होगा ये इसका करेक्ट होगा। फाइन। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉप टेबल कांट बी यूज टू ड्रॉप अ टेबल रेफरेंस्ड बाय व्हाट। सो जो ड्रॉप टेबल होती है उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते इफ इट इज रेफरेंस्ड बाय द फॉरेन की, क्योंकि अगर आपने एक टेबल वन का टेबल टू से कोई रेफरेंस सेट किया हुआ है, ठीक है, तो आप जब तक इस टेबल की उस की को ड्रॉप नहीं कर सकते हो, टेबल को ड्रॉप नहीं कर सकते हो जब तक कि इसका रेफरेंस सेट है दूसरी टेबल के साथ, क्योंकि इस जो टेबल टू की टोटली जो डिपेंडेंसी वो टी वन के साथ ही है, ठीक है। तो इस डिपेंडेंसी को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। सो फॉरेन की अगर किसी टेबल से आपने बना रखी है, किसी एट्रीब्यूट को बना रखा है, तो आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। इसके रिलेटेड कुछ और भी कंस्ट्रेंट मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, तो जो आप डेटाबेस की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, फॉर अ वीक एंटिटी सेट टू बी मीनिंगफुल इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद अनदर एंटिटी सेट इन कॉम्बिनेशन विद सम ऑफ देयर एट्रीब्यूट वैल्यू इज कॉल्ड एज। इसने क्या कहा कि जो वीक एंटिटी है वैसे उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, बट जब आप वीक एंटिटी को किसी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ मैच कर देते हैं तब वो मीनिंगफुल बन जाती है। सो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ आपको उसको कंबाइन करना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसमें हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।